नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिना पंजीकरण के चलने वाले संघ के तथा कथित आदर्शों पर चलने वाली पार्टी में पार्टी की जगह सेल का रोल इतना बड़ा हो गया है कि इसी की चर्चा ज्यादा हो रही है कि बीजेपी में सोशल मीडिया का नया चीफ कौन बना है, क्या कर लेगा। देखने में यह एक साधारण बदलाव लग सकता है, लेकिन जिस डिजिटल स्पेस पर बीजेपी और मोदी सरकार राज करती रही है, किसी भी पोस्ट को कहीं से भी उड़वा देती है, उस डिजिटल स्पेस पर बीजेपी की बड़ी हार हुई है। बीजेपी की इस डिजिटल डिफीट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी से जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया टीम में बदलाव। क्या बीजेपी नई टीम के दम पर इस डिजिटल पराजय को फिर से विजय में बदल पाएगी? 2014 से लेकर 24 तक सोशल मीडिया पर बीजेपी का एक छत्र राज रहा। 24 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा कमजोर हुआ, मगर जुलाई 2026 के महीने में पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इस बीच अप्रैल मई में एक बहुत बड़ी घटना हुई। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी की जीत में आईटी सेल के रोल की कम चर्चा हुई। केंद्रीय एजेंसियों और एसआईआर के रोल को जीत का कारण बताया गया। यही कारण था कि आईटी सेल भी निश्चिंत होने लगा, अपने उसी प्रोपेगेंडा का बार बार सर्कुलेशन करने लगा जो 2014 से करता आ रहा था। विरोधी को, आलोचक को मुस्लिम परस्त और हिंदू विरोधी दिखाते रहने के जाल में फंसा ही रह गया। इसी बीच उसी सोशल मीडिया से एक पोस्टर पार्टी उभरती है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जमा होते हैं। बीजेपी के आईटी सेल और गोदी मीडिया दोनों को धूल मिट्टी में मिला देते हैं। ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए हमारा वीडियो पूरा देखिए। बीजेपी अपनी वेबसाइट पर आईटी और सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, आईटी सेल नहीं कहती, मगर मीडिया, सोशल मीडिया और विश्लेषणों में आईटी सेल ही कहा जाता है। 2014 के बाद से बीजेपी समर्थकों के प्लेटफॉर्म से नफरत, झूठ और प्रपंच के जो रसायन तैयार किए गए, उसकी दुर्गंध की चपेट में देश की राजनीति लंबे समय तक फंसी रही। इन नए रासायनिक पदार्थों के निर्माण का जिम्मेदार कई बार अमित मालवीय को सीधे सीधे ठहराया गया, तो कई बार बीजेपी की आईटी सेल से जोड़ा गया। मगर इसकी दुर्गंध को व्हाट्सएप अंकिल, गोदी मीडिया और समर्थक तक इत्र समझकर लगाते रहे और फैलाते रहे, वायरल करते रहे। सबको इस दुर्गंध की लत पड़ गई, मगर जनता बोर होने लग गई। वह ऊबने लगी कि कब तक यह सब चलता रहेगा और यही सब चलेगा। पटना, दिल्ली, मुंबई या किसी भी शहर में नाले के किनारे रहने वाले करोड़ों लोग सरकार से हारकर दुर्गंध के साथ जीना सीख लेते हैं। उन्हें उसी में खाने, पीने और सोने की आदत पड़ जाती है, लेकिन इसी दुर्गंध से निकलकर एक दिन लड़ने भी आ जाते हैं। जैसे जनता जंतर मंतर पर पहुंच गई, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि कोई पाकिस्तान का एजेंट कह रहा है, उसकी जेब में बचे खुचे पैसे को विदेशी फंड का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि इस जनता को गंदगी में रहने की, दुर्गंध में रहने की आदत पड़ गई थी। सोशल मीडिया के स्पेस में बीजेपी ने जिन गालियों को हथियार बनाया, जिन गालियों से लोगों को डराया, जेनजी उससे भी खतरनाक गालियां लेकर जंतर मंतर पहुंच गए। तो बड़े बड़े विद्वान लिखने लग गए, ब्रांड मोदी हवा में उड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता की तरफ से कभी इतनी गालियां नहीं पड़ी होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार गालियों को लेकर बहुत देर तक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की, बस माफ कर देने का नाटक किया। जेनजी को फ्रेंड्स बुलाने लगे। जंतर मंतर पर जब कुछ लोग गालियां दे रहे थे, तब गोदी मीडिया ने उन गालियों को लेकर बहस का मुद्दा नहीं बनाया। जब जंतर मंतर से जेनजी चले गए, तब उन्हें अकेला जानकर उनके घरों तक कैमरे भेजे गए। बाद में वो भी बंद करना पड़ा। 29 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने बीदर में गिनकर बताया था, कांग्रेस ने उन्हें 91 प्रकार की गालियां दी। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने
91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। साथियों, कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। 2014 के बाद से सोशल मीडिया में बीजेपी विरोधियों, आलोचकों को गालियों से टारगेट किया गया। सवाल करने वाले पत्रकारों की मां तक को गालियां दी गईं, गौरी लंकेश को गाली दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कई लोगों को फॉलो किया जो सोशल मीडिया के स्पेस में गालियां देते थे, झूठ फैलाते थे। उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा कि जनता क्या सोचेगी कि किसी गाली देने वाले को भारत के प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे हैं। इस पर मीडिया में आपको कई रिपोर्ट मिल जाएगी। अमित मालवीय को कभी अपने योगदान के बारे में खुद से लिखना चाहिए, लिखना भी पड़ेगा कि कैसे उन्होंने लिंग से लेकर धर्म के आधार पर गालियों की खोज की। उन्होंने गालियों को लिखने का तरीका बदलवाया, तस्वीरों के जरिए भी गालियां गढ़ी गईं। हमारा सवाल है, बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम अमित मालवीय के बनाए रास्ते पर ही चलेगी या गालियों की धार और तेज करेगी? क्या वह अपने ट्रोल पावर से जेनजी का मुकाबला कर पाएगी? नीट परीक्षा में ओएमआर विवाद के बारे में ट्वीट करते हुए अमित मालवीय एक बात कहते हैं, फैक्ट्स मैटर, तथ्य जरूरी हैं, ना कि झूठे दस्तावेजों पर बने नैरेटिव। अमित मालवीय की बात एक तरह से ठीक है, लेकिन क्या इस संदर्भ में ठीक है? क्या वे खुद अपने दावों के बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने हमेशा तथ्यों के दायरे में रहते हुए ही काम किए, कभी कोई गलत बयानी नहीं की, झूठ और भ्रम नहीं फैलाए, आम नागरिकों से लेकर पत्रकारों को ट्रोल नहीं किया गया? अमित मालवीय की जगह जिस दीपक महास्के को सोशल मीडिया का संयोजक बनाया गया है, उनकी उम्र 58 साल है। अमित मालवीय 2015 से बीजेपी के आईटी सेल के चीफ हैं। 11 साल तक इस पद पर बने रहे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अमित शाह आए, चले गए, जेपी नड्डा आए, चले गए, उनकी जगह नितिन नबीन आए, मगर अमित मालवीय पद पर बने रहे। जेपी नड्डा 6 साल तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उनका एक भी भाषण आपको याद नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा बीजेपी का आईटी सेल पार्टी का नैरेटिव गढ़ रहा था, उस नैरेटिव को कंट्रोल कर रहा था। बीजेपी अमित मालवीय को आसानी से भुला सकती है, मगर फेक न्यूज, नफरती पोस्टर पर रिसर्च करने वाले विद्वान उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। अभी ही कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, आगे और लिखी जाएंगी। यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहे हैं कि एक पार्टी नफरती और फेक पोस्ट से जनता को कैसे
सम्मोहित कर सकती है, मूर्ख बना सकती है, समाज को बांट सकती है, वोट ले सकती है। यही वो ताकत है जिसके कारण आईटी सेल का नया अध्यक्ष कौन है, उसकी टीम के नए सदस्य कौन हैं, इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। महासचिव की ताकत भी आईटी सेल के आगे कमजोर लगती है। अमित मालवीय गोदी मीडिया के कंटेंट करता थे। उन्होंने एक से एक कंटेंट का उत्पादन करवाया। जिस कंटेंट का उत्पादन नहीं भी करवाया होगा उसका भी संबंध अमित मालवीय से जोड़ा गया, क्योंकि उसे सामूहिक रूप से आईटी सेल के रूप में, उसके उत्पाद के रूप में व्यक्त किया जाता था। इन उत्पादों को लेकर गोदी मीडिया ने बहुत झूठ फैलाया, विपक्षी नेताओं को टारगेट किया, राहुल गांधी की छवि बिगाड़ी गई, सवाल करने वाले पत्रकारों को ट्रोल किया गया। गोदी मीडिया में अमित मालवीय की तूती बोला करती थी। अगर आपको एक भी लेख ऐसा मिल जाए जो अमित मालवीय के अच्छे कामों को बताते हुए लिखा गया हो तो मुझे भी बताइएगा। अमित मालवीय को याद करने का मतलब है उन अनगिनत नफरती पोस्ट और झूठे वीडियो को याद करना जो ऑल्ट न्यूज से लेकर तमाम फैक्ट चेकर की वेबसाइट पर मौजूद हैं। आप जितना ज्यादा याद करेंगे, आज की पीढ़ी को पता चलेगा कुछ साल पहले अमित मालवीय के नेतृत्व में आईटी सेल ने, सोशल मीडिया टीम ने क्या झूठ फैलाया, कैसे जनता उस झूठ की जाल में फंसती रही। अमित मालवीय का योगदान बीजेपी के इतिहास की लाइब्रेरी में शर्मनाक शेल्फ पर रख दिया जाएगा। आपने राहुल गांधी के बारे में एक अफवाह का वीडियो देखा ही होगा, जिसमें राहुल गांधी कहते हुए दिखाए जाते हैं कि इधर से आलू डालेंगे फिर आलू सोना बनकर निकलेगा। यह वीडियो भ्रामक था। पूरे वीडियो क्लिप में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के दावे करते हैं कि ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलता है। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। इसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं, मगर इसी बयान को लेकर राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के वीडियो बनाए गए और उसे वायरल किया गया। नफरती पोस्ट के नशे में डूबे व्हाट्सएप अंकिलों को मौका मिला कि राहुल गांधी में सोचने समझने की शक्ति नहीं, बेवकूफी की बात करते हैं। भारत में अगर कोई विद्वान है, प्रधानमंत्री बनने लायक है, पद पर रहने लायक है, तो केवल और केवल मोदी है। प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में। हजारों करोड़ रुपए। और आपने देखा होगा मैंने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। मैंने एक शब्द नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला भैया ये गलत बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना, मैं बिल्कुल चुप चुप, क्योंकि मैंने कहा चलो देखता हूं कितना दम है, और लगाया। पूरी की पूरी मीडिया लग गई, व्हाट्सएप पे लगाया, फेसबुक पे लगाया, सब जगह 24 घंटा राहुल गांधी के बारे में। कुछ नहीं बोला मैंने, पूरे देश में फैला दिया। और फिर एक महीने मैंने आपको सच्चाई दिखा दी और पूरा पूरा खत्म। देखो सच्चाई कैसे काम करती है। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। अमित मालवीय को कोई याद नहीं करेगा। वही बता दें कि उन्हें किस रूप में याद किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी अगर उन्हें मंत्री बनाने से लेकर राज्यसभा भेजने वाले हैं तो अलग बात है, वरना अमित मालवीय अपने प्रोपेगेंडा की फाइल लेकर गोदी मीडिया के उन एंकरों के पास जा सकते हैं कि कम से कम मुझे महान तो बताओ, मैंने ही खुराक की सप्लाई की जिससे तुम्हारी शाम कटी, तुम डिबेट कर पाए। 2 लाइन मेरी तारीफ में भी कह दो कि मैंने विपक्ष को देशद्रोही साबित किया,
मुसलमानों से नफरत करने के पोस्ट गढ़े या गढ़वाए या नहीं भी गढ़े तो उसका संबंध मुझसे जोड़ दिया गया, जिसके दम पर बीजेपी को वोट मिलता रहा। क्या अमित मालवीय इतना कर सकते हैं कि जिस झूठ का, जिस नफरती पोस्ट का संबंध उनसे ना हो, उनके आईटी सेल से ना हो, आकर वही बता सकते हैं कि इसका जन्म हमारे नेतृत्व में, हमारे आईटी सेल से नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर दिसंबर 2019 में जब शाहीन बाग आंदोलन की शुरुआत हुई, उसके कुछ ही दिन बाद अमित मालवीय ने 2 वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि एएमयू में छात्र हिंदुओं की कब्र खुदेगी, एएमयू की धरती पर जैसे नारे लगा रहे हैं। दूसरे वीडियो को पोस्ट करते हुए दावा किया कि जामिया के छात्र हिंदुओं से आजादी के नारे लगा रहे हैं। मामूली फैक्ट चेक से यह बात साबित हो गई कि छात्रों ने ऐसे कोई नारे नहीं लगाए। ऑल्ट न्यूज के जिग्नेश पटेल ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि छात्र हिंदुत्व, सावरकर, बीजेपी, ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ नारे लगा रहे थे। हिंदू धर्म या हिंदुओं के खिलाफ नारे नहीं लगे। इस फर्जी वीडियो को बीजेपी के तत्कालीन प्रवक्ताओं और नेताओं ने जमकर ट्वीट किया। यह भी गौर करने वाली बात है कि आईटी सेल के पोस्ट को, उसके नैरेटिव को बीजेपी के तमाम नेता दोहराते रहे। अब उन नेताओं को कोई विलन नहीं कहेगा, सबके बदले अमित मालवीय विलन बताए जाते रहे। जेनजी के आंदोलन ने केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चलता नहीं किया, बीजेपी के आईटी सेल के इस चीफ को भी आउटडेटेड कर दिया। आईटी सेल के साथ साथ जेनजी ने गोदी मीडिया को भी नकार दिया। बीजेपी सोशल मीडिया की टीम में बदलाव तो कर लेगी, गोदी मीडिया को कैसे बदल पाएगी? कब तक प्रधानमंत्री मोदी रात को उठ कर रील बनाते रहेंगे? उन्हें ऐसा मीडिया चाहिए होगा जिस पर जनता भरोसा करे। जिस तरह से अमित मालवीय को हटाया गया है, क्या उसी तरह से गोदी एंकरों को हटाना पड़ेगा? लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। गोदी मीडिया के चेहरों को नहीं, कैरेक्टर में बदलाव की जरूरत है। वो अब संभव नहीं है। अगर गोदी मीडिया बन गया, तब वह बीजेपी के सोशल मीडिया के कंटेंट को ही चैलेंज करने लगेगा, जांच करने लग जाएगा और दांव उल्टा पड़ जाएगा। इस गोदी मीडिया ने आईटी सेल के कंटेंट का कभी भी फैक्ट चेक नहीं किया, उसे बीजेपी की राय बताकर चलाता रहा, फर्जी बहस करता रहा। तभी तो ऑल्ट न्यूज को अस्तित्व में आना पड़ा। जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया को करना था, वो काम करने के लिए ऑल्ट न्यूज का जन्म होता है। बीजेपी ने 2014 के बाद से झूठ को, प्रोपेगेंडा को, नफरती पोस्ट को अपनी राजनीति का आधिकारिक हिस्सा बना लिया। क्या वह बीजेपी अब बदल जाएगी? जो गोदी मीडिया बदल जाएगा और उसके बाद पहले सोशल मीडिया बदल जाएगा? इतना बड़ा बदलाव आने वाला है, आपको लगता है? अगर हमारे यहाँ एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी, उसने एक बड़े समझे, मैंने कहा ना ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। बरेली से उसने एक मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को, मतलब मुलायम सिंह को चाटा मारा। अब मारा नहीं, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने संजय बगैर उसको नीचे भी डाल दिया। सब जगह फैल गया। 10 बजते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन पर फोन, भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चाटा मार दिया और जनता में भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। समझ में आता है? एक करने जैसा काम है मगर करना मत। अच्छा काम भी कर सकते हैं हम, जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो। एक बदलाव और है। अभी तक बीजेपी के आईटी सेल का टारगेट बहुत छोटा था। चंद पत्रकार, साहित्यकार, समाज सेवी, विपक्ष के कुछ नेता, खासकर ममता बनर्जी, राहुल गांधी। इसीलिए आईटी सेल का हमला सफल भी हो गया, क्योंकि उसके हमले के बाद गोदी मीडिया पीछे पड़ जाता था, सरकार की एजेंसियां लग जाती थी। तो लोगों ने, बहुत सारे समाज सेवियों ने, प्रोफेसरों ने,
बोलना ही बंद कर दिया। विपक्ष को बोलने वाली आवाज को पिंजड़े में बंद कर उसके चारों तरफ नाचने वाला आईटी सेल खुद को शेर समझने लगा था। जैसे ही जेनजी की टीम आई, बीजेपी का ताकतवर लगने वाला आईटी सेल हवा में उड़ गया, छितरा गया, क्योंकि बीजेपी ने कभी बराबरी के मैदान पर मुकाबला ही नहीं किया। यही कारण है कि बीजेपी को डिजिटल पराजय का सामना करना पड़ा। डिजिटल स्पेस पर आप क्रिएटिविटी से राज करते हैं, लेकिन अमित मालवीय का आईटी सेल पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के दम पर राज कर रहा था। सरकार के खिलाफ लिखे गए पोस्ट पर जवाब पोस्ट से नहीं दिया गया, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश देकर पोस्ट हटवाए गए, पुलिस भेज दी गई। आज ही खबर आई है इंडियन एक्सप्रेस में सौम्यरेंद्र बारिक की। इस साल मार्च से जुलाई के बीच हर 68 सेकंड में एक पोस्ट हटाने के आदेश मोदी सरकार ने दिए हैं। हर दिन 1275 पोस्ट हटाने के आदेश दिए गए और 5 महीने के अंदर करीब 2 लाख टेक डाउन ऑर्डर दिए गए हैं। अकेले इंस्टाग्राम से 1 लाख पोस्ट हटवाई गई, फेसबुक से 80,000। यह डेटा बताता है कि बीजेपी के आईटी सेल में कोई दम नहीं रहा। वह केवल और केवल केंद्रीय एजेंसियों के दम पर और गुलाम मीडिया के जरिए राज कर रहा था। जेनजी के आंदोलन के दौरान फेसबुक के बड़े अफसरों को बुलाकर हड़काया गया, माफी तक मंगवाई गई। बीजेपी की डिजिटल डिफीट का कारण यह भी है कि पोस्ट का मुकाबला पोस्ट से नहीं पुलिस से किया जाने लगा है। डू यू गेट माई पॉइंट? बीजेपी को एक बात लिखकर पर्स में रख लेनी चाहिए, जब दहशत खत्म हो जाती है तब दहाड़ने का कोई असर नहीं होता। सवाल है नई सोशल मीडिया टीम किस जुबान में जेनजी से बात करेगी, प्रभावित करेगी, जेनजी को कैसे डराएगी। ये तो ईडी से भी नहीं डरते, पुलिस से भी नहीं डरते, लाठी खाने की मांग करते हैं, एफआईआर से भी नहीं डरते। तमाम आंदोलनों को कुचलने वाली मोदी सरकार एक आंदोलन के आगे भरभरा गई है। अमित मालवीय हटा दिए गए। हम और आप बीजेपी के सपोर्ट में बने कंटेंट को आईटी सेल से जोड़ते हैं। पब्लिक डोमेन में यह बात नहीं है कि अमित मालवीय के पीछे कितने और लोग इस तरह के पोस्ट और पोस्टर के उत्पादन में लगाए गए हैं, उनके पीछे कितना बजट खर्च होता है। सारे पोस्ट अमित मालवीय तो नहीं बना सकते, मगर जो उन्होंने नहीं भी बनाए होंगे उन्हीं के आईटी सेल से जोड़ दिया जाता है। दुर्गंध मतलब आईटी सेल का ही काम होगा। आमतौर पर ट्विटर पर ट्रोल करने वालों को 2 रुपल्ली ट्रोल कहा जाता है, यानी जिन्हें एक ट्वीट के बदले 2 रुपए मिलते हैं। इतना सस्ता खेल तो हो नहीं सकता। बीजेपी के चुनाव में डिजिटल विज्ञापनों का बजट देखिए, पता चलेगा आईटी सेल की ताकत क्रिएटिव पोस्ट्स में नहीं, पुलिस में है, गोदी मीडिया में है और करोड़ों के बजट में है। बंगाल, असम, केरला और तमिलनाडु के चुनावों के दौरान बीजेपी ने 4 महीने के भीतर 40 करोड़ रुपए सिर्फ गूगल विज्ञापन पर खर्च किए हैं। उसमें भी बंगाल और असम पर ज्यादा फोकस किया, यानी वह विज्ञापन जो आपको वेबसाइट पर दिख जाते हैं। तुलना के लिए कांग्रेस ने मात्र 5 करोड़ की राशि खर्च की, फेसबुक पर ज्यादा दिखाई दी, बंगाल के लिए विज्ञापन ही नहीं दिया। कोई मुकाबला नहीं कांग्रेस और बीजेपी में, मगर बीजेपी का आईटी सेल डरपोक भी है। इसलिए जब नए अध्यक्ष और सदस्यों के नाम की घोषणा हुई तो सदस्यों ने अपने पोस्ट डिलीट करने शुरू कर दिए, अकाउंट प्राइवेट कर लिए। दीपक महास्के ने अपने सारे ट्वीट डिलीट कर दिए हैं जो उन्होंने पोस्ट किए थे। ऐसे करीब 2000 पोस्ट हैं जो उन्होंने खुद से लिखे थे, अब दिखाई नहीं दे रहे। वही पोस्ट उनके अकाउंट पर बचे हैं जो उन्होंने किसी के जवाब में लिखे हैं। उनके अलावा सोशल मीडिया सह संयोजक प्रीति गांधी, आलोक भट्ट, अरुण यादव ने ट्विटर पर अपना अकाउंट बंद कर दिया या प्राइवेट कर दिया। इन लोगों को किस ट्वीट से डर था और किसका डर था? विपक्ष के नेताओं का तो डर नहीं रहा होगा। जाहिर है जेनजी के डर के कारण इन्होंने अपना अकाउंट बंद कर दिया। बीजेपी के इस सोशल मीडिया की टीम की शुरुआत ही डर से हो रही है, बैकफुट से हो रही है। कायदे से उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इन सभी को सामने आकर पार्टी समर्थकों और नेताओं की बधाइयां स्वीकार करनी चाहिए थी। इन्हें सोशल मीडिया की टीम में रखा गया है और यही सोशल मीडिया से गायब हो गए। अरुण यादव हरियाणा के आईटी सेल का चीफ था। इसके सांप्रदायिक पोस्ट को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ। हैशटैग अरेस्ट अरुण यादव नाम से ट्रेंड हुआ। 2022 में इसे पद से हटा दिया गया। दूसरे हैं आलोक भट्ट, जिसने महिलाओं को लेकर इतना अभद्र लिखा है
कि ना बोल सकते हैं ना आपको दिखा सकते हैं। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने बीजेपी के सोशल मीडिया टीम की सह संयोजक प्रीति गांधी के कुछ पोस्ट निकाल लिए हैं। प्रीति गांधी खुद को गोडसे का भक्त कहती हैं। गांधी की हत्या करने वालों को बीजेपी ने इतनी महत्वपूर्ण टीम में शामिल किया है। इस तरह की टीम के जरिए बीजेपी जेंजी का मुकाबला नहीं कर सकती। सोशल मीडिया विभाग के संयोजक दीपक महास्के के बारे में बहुत सीमित जानकारी है। अमित मालवीय बैंकिंग से बीजेपी में आए, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नाम का ग्रुप चलाते थे, आईटी सेल का काम मिला। दीपक महास्के लंबे समय से बीजेपी के सदस्य हैं। 2009 से छत्तीसगढ़ आईटी सेल का काम देख रहे हैं। महास्के के बारे में प्रोफाइल छपी है। इनका परिवार आरएसएस से जुड़ा रहा है। द हिंदू में शुभमोय सिकदर ने दीपक महास्के पर रिपोर्ट लिखी है कि उन्हें जानने वाले कहते हैं खुद को दावेदार के रूप में आगे नहीं रखते, लो प्रोफाइल रहते हैं। दीपक महास्के छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता रह चुके हैं। घोषणा होने के बाद जब दीपक से पूछा गया वे युवाओं के साथ कैसे इंगेज करेंगे, उन्होंने जवाब दिया रीलों के जरिए। पहले से ही युवा सोशल मीडिया पर मौजूद हैं तो पार्टी उन तक पहुंचने के लिए वही रास्ता अपनाएगी। जंतर मंतर के बाद कहा जाने लगा कि बीजेपी आई फेसबुक और व्हाट्सएप से, जाएगी इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पर यह नई टीम क्रिएटिव पोस्ट से मुकाबला करेगी या पॉपुलर पोस्ट को डिलीट करवाएगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बदनाम हो चुकी है। व्हाट्सएप अंकिल बेकार हो चुके हैं। इंस्टा पर मौजूद जेंजी को भरमाने के लिए बीजेपी अब क्या करेगी, क्या कर सकती है? क्या इंस्टाग्राम को नफरती ग्राम में बदल पाएगी? छत्तीसगढ़ में दीपक महास्के की देखरेख में चलाए गए सोशल मीडिया कैंपेन उन कैंपेन से बिल्कुल ही अलग नहीं जिनके लिए बीजेपी जानी जाती है। तो फिर दीपक महास्के को लो प्रोफाइल नया चेहरा बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी चाहती है यह संदेश जाता रहे कि वो अपने आप को बदल रही है? 2023 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। बघेल के कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से सोशल मीडिया भर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन पर 500 करोड़ से अधिक की रिश्वत लेने के आरोप लगाए। मगर इन मामलों में हुआ क्या? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को काम करते हुए 3 साल बीत गए। क्या किसी भी मामले में कोई ठोस कार्रवाई हुई? इसी साल जनवरी में शराब मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने भूपेश बघेल के बेटे को बेल दे दी और जुलाई में बेल को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका रद्द कर दी। इसी तरह 2024 में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने भूपेश बघेल की पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को बेल दे दी और ईडी को हड़काते हुए सवाल किया, आप कितने साल किसी को जेल में रख सकते हैं? 5 साल या 7 साल, कितने साल? तो ये हाल है बीजेपी के नए आईटी सेल के चीफ के उन दावों का जिन्हें लेकर माहौल बनाया जा रहा है कि वे इन मामलों में अनुभवी हैं, झूठे मुद्दों को फैलाने में अनुभवी हैं या सच बोलने में। 90 के दशक के बाद से भारत की पहचान उसके आईटी सेक्टर से होने लगी। 2014 के बाद से यह आईटी सेक्टर दुनिया के मंचों पर पिछड़ने लगा। नौकरी और सैलरी देने की क्षमता कम होती गई। उसी के साथ साथ भारत की राजनीति में, खासकर बीजेपी में, आईटी सेल का दौर चमकने लगता है। सेक्टर का पतन हो गया, सेल का परचम लहराने लगता है। एआई सम्मेलन में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण भारत को शर्मिंदा होना पड़ा। चीन से लाए गए रोबोट को भारत का बताकर पेश किया जा रहा था। वह खेल भी दुनिया के मंच पर सामने आ गया। आईटी सेल का दौर खत्म हो चुका है। जब तक उसका मुकाबला विपक्ष से था, सीमित लोगों से था, उसका एक रोल था। किसी भी पार्टी का आईटी सेल अब जनता से नहीं लड़ सकता, एक जनरेशन से लड़ाई मोल नहीं ले सकता। आईटी सेल ने भले भारत की राजनीति को बदला हो, मगर अब उस राजनीति को बदलने वाला फैक्टर ही बदल गया है। पीढ़ियां बदल गईं, जमाना बदल गया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।